तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 1 नवंबर और आज हम लोग पढ़ेंगे 1 नवंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को और सभी क्वेश्चंस को हम लोग एमसीक्यूज रूप में देखेंगे, साथ ही सभी को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला सवाल है, हाल ही में राफेल लड़ाकू विमान से उड़ान भरने वाली भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कौन सी राष्ट्रपति बनी हैं? तो दरअसल हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल विमान से उड़ान भरी है और ऐसा करने वाली देश की पहली राष्ट्रपति भी बनी है। कब उड़ान भरी है इन्होंने? तो 29 अक्टूबर 2025 को। कहां से? तो एयरफोर्स स्टेशन अंबाला हरियाणा से, और लगभग 30 मिनट की उड़ान भरी इन्होंने, जिसमें कि 200 किलोमीटर की दूरी तय की और साथ ही 15,000 फीट की ऊंचाई, जो कि 700 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से इन्होंने यह उड़ान भरी थी। और इसके अलावा भारत की पहली राष्ट्रपति बनी है जिन्होंने कि 2 अलग अलग लड़ाकू विमानों से भी उड़ान भरी है। अब ऐसा क्यों? तो दरअसल 8 अप्रैल साल 2023 को सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से भी इन्होंने उड़ान भरी थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहली। अगला सवाल है, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अब राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन यह किस क्षेत्र से संबंधित है? अब यह सवाल क्यों? तो दरअसल हाल ही में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन के 3रे सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो अब राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन यह है क्या, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। पहले जानते हैं इस 3रे सम्मेलन के बारे में। तो दरअसल इसका आयोजन किया गया था 30 अक्टूबर को। कहाँ पे? तो नई दिल्ली में। और इसका आयोजन किसके द्वारा करवाया जाता है? तो संसदीय मामले के मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो किरण रिजिजू के द्वारा, जो कि वर्तमान में संसदीय मामले एवं साथ ही अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं। इसका उद्देश्य क्या था इस 3रे सम्मेलन का? तो दरअसल इसका उद्देश्य था नेवा की प्रगति और साथ ही चुनौतियों पर चर्चा करना, साथ ही रणनीतियां बनाना, ताकि वन नेशन वन एप्लीकेशन के तहत सभी राज्यों की विधानसभाओं को लाया जा सके। तो अब नेवा यह है क्या? तो दरअसल इसका पूरा नाम हुआ नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, यानी कि राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन। तो दरअसल इसकी शुरुआत की गई थी 16 अगस्त 2020 को, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था संसदीय कार्यों को पारदर्शी और साथ ही कागज रहित बनाना। इसके अलावा सभी राज्यों की विधानसभाओं में एक समान, साथ ही आधुनिक और कागज रहित सुविधाएं उपलब्ध कराना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिजिटल विधायी प्रक्रिया। अगला सवाल है, भारतीय नौसेना के लिए कमीशन किए जाने वाले जहाज इक्षक का कार्य क्या है? तो दरअसल भारतीय नौसेना के लिए एक स्वदेशी सर्वे जहाज को कोच्चि में कमीशन किया जाएगा। अभी इसे कमीशन किया नहीं गया है। तो अब INS इक्षक यह है क्या? तो दरअसल इसका नाम है इक्षक। इसका अर्थ क्या हुआ? तो द गाइड, यानी कि मार्गदर्शक। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा, जो कि कोलकाता में स्थित है। और SVL श्रेणी का यह 3रा है, कमीशन किया जाएगा, जैसे कि भारतीय नौसेना के लिए। और पहले 2 अब कौन से थे? तो पहला था INS संध्याक और दूसरा था INS निर्देशक। अब INS इक्षक, तो इसकी लंबाई कितनी है? तो 110 मीटर, वजन है 3,400 टन और 80% से ज्यादा यह स्वदेशी तौर पर निर्मित किया गया है। और दरअसल 14 अगस्त साल 2025 को इसे भारतीय नौसेना को सौंपा गया था, जबकि इसे कमीशन किया जाएगा 6 नवंबर 2025 को केरल के कोच्चि में। और इसका कार्य क्या है? तो समुद्री मार्गों, साथ ही बंदरगाह पासेस, इसके अलावा समुद्र तल की रूपरेखा आदि का अध्ययन करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्री सर्वेक्षण एवं जल मार्गों का अध्ययन। अगला सवाल है, हाल ही में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के 2रे चरण की शुरुआत कहाँ की गई है? तो दरअसल हाल ही में पंजाब सरकार द्वारा मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के 2रे चरण की शुरुआत की गई है। तो मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना यह है क्या? इसे हम आगे डिटेल में जानेंगे, थोड़े शब्दों में जानेंगे। पहले देखते हैं अभी वर्तमान में 2रे चरण के बारे में। तो दरअसल इस 2रे चरण के तहत, इस योजना के तहत हर विधानसभा क्षेत्र में 16,000 तीर्थयात्री चयनित किए जाएंगे और इसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान भी किया गया है। इससे लाभान्वित वर्ग कौन से होंगे? तो राज्य के स्थायी निवासी होने चाहिए। इसके अलावा आयु सीमा इनकी 60 वर्ष होनी चाहिए। पहले यह 50 वर्ष तय थी, अब 60 वर्ष की गई है।
तो मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, तो दरअसल इस नाम से और राज्यों में भी योजनाएं चलती हैं, लेकिन हम यहाँ पे पंजाब सरकार की योजना के बारे में जानते हैं। तो दरअसल इसकी शुरुआत की गई थी 27 नवंबर 2023 को। इसका मुख्य उद्देश्य था राज्य के बुजुर्ग नागरिकों साथ ही अन्य पात्र नागरिकों को धार्मिक स्थलों तक पहुंचने का अवसर प्रदान करना, खासतौर पे ऐसे यात्री जिनके लिए निजी साधन उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंजाब। अगला सवाल है, हाल ही में अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 में सुजित कलकल ने कौन सा पदक जीता है? तो अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2025, तो दरअसल साल 2025 में यह इसका नवा संस्करण था और इसका आयोजन 20 से 27 अक्टूबर तक किया गया है। कहाँ पे? तो सर्बिया के नोवी साद में, और इसमें 700 रेसलर्स की भागीदारी रही थी और इसमें 3 श्रेणियों के मैच खेले गए, जो कि पहला था पुरुष फ्री स्टाइल, दूसरा था पुरुष ग्रेको रोमन, इसके अलावा तीसरा था महिला फ्री स्टाइल। इसमें पुरुष फ्री स्टाइल के 65 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के सुजित कलकल ने स्वर्ण पदक जीता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वर्ण पदक। अगला सवाल है, टूरिस्ट बूस्ट विजन 2029 के तहत भारत सरकार द्वारा कितने वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो दरअसल भारत सरकार द्वारा विजन 2029 के तहत 2029 तक पर्यटन सेक्टर में वृद्धि, साथ ही भारत को ट्रैवल डेस्टिनेशन के तौर पे वैश्विक स्तर पे प्रमुख बनाने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए 50 बड़े पर्यटन स्थल को चिन्हित भी किया है, जो कि वैश्विक मानक के तौर पे इन्हें विकसित किया जाएगा। और इसके अलावा लक्ष्य है साल 2029 तक भारत में पर्यटन क्षेत्र की कुल आर्थिक हिस्सेदारी, इसके अलावा रोजगार सृजन, इसके अलावा विदेशी मुद्रा आय में वृद्धि करना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 50। अगला सवाल है, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो दरअसल हाल ही में जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है, जो कि पूर्व में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश भी रह चुकी हैं। तो अब 8वां वेतन आयोग है क्या, इसे जानने के लिए पहले हम जानेंगे वेतन आयोग के बारे में, फिर 8वां वेतन आयोग है क्या यह खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो पहले जानते हैं वेतन आयोग। तो दरअसल यह केंद्र सरकार की एक समिति है और इसका गठन किया गया था साल 1946 में। और दरअसल वेतन आयोग का गठन लगभग हर 10 वर्षों पे किया जाता है। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे कि 7वें वेतन आयोग का गठन किया गया था फरवरी 2024 में, इसके बाद जबकि इसकी सिफारिशें प्रभावी हुई थी 2016 में 1 जनवरी से, और इसकी समाप्ति कब हो रही है? तो 31 दिसंबर 2025 को। इसके बाद 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें प्रभावी होंगी, जो कि 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होंगी। और 8वें वेतन आयोग का गठन किया गया था जनवरी 2025 में, और इसका मुख्य उद्देश्य है केंद्रीय कर्मचारियों और साथ ही पेंशन भोगियों के वेतन, साथ ही भत्ते और पेंशन प्रणाली की समीक्षा करना, साथ ही इनमें सुधार करना। और इसमें एक अध्यक्ष के अलावा अन्य सदस्य होते हैं, जो कि 2 होते हैं या फिर 3। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रंजना प्रकाश देसाई। अगला सवाल है, जेम्स एंडरसन किस खेल से संबंधित हैं जिन्हें की हाल ही में नाइटहुड की उपाधि दी गई है? तो दरअसल हाल ही में जेम्स एंडरसन को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो अब जेम्स एंडरसन ये हैं कौन? तो दरअसल इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी हैं, जो कि तेज गेंदबाज हैं और क्रिकेट में सेवाओं के लिए इन्हें यह सम्मान दिया गया है। और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से इन्होंने संन्यास लिया था जुलाई 2024 में। तो अब नाइटहुड की उपाधि यह है क्या? तो दरअसल यह ब्रिटेन की राजकीय उपाधि या फिर एक सम्मान है, जो कि देश के राजा या फिर रानी द्वारा दिया जाता है। और किसे दिया जाता है? तो जो देश और साथ ही समाज के लिए कार्य कर रहे होते हैं, इन्हें दिया जाता है। और सम्मान पाने वाले व्यक्ति को सर, यानी कि पुरुष को सर, इसके अलावा महिला को डैम की उपाधि दी जाती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रिकेट। अगला सवाल है, एकनाथ बसंत चिटनिस किस क्षेत्र से संबंधित है? तो एकनाथ बसंत चिटनिस अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया है और इसरो की स्थापना में इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। दरअसल इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च के सचिव भी ये रह चुके थे, जो कि आगे चलकर इसरो बना था। और साल 1985 में इन्हें भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंतरिक्ष वैज्ञानिक।
अगला सवाल है, दुनिया के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति पॉल बिया किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो पॉल बिया तो दरअसल यह कैमरून के राष्ट्रपति हैं, जो कि 6 नवंबर साल 1982 से राष्ट्रपति के पद पे हैं देश में। और इसके अलावा हाल ही में हुए राष्ट्रपति के चुनाव में भी इन्होंने जीत दर्ज की है। इसके बाद राष्ट्रपति के लिए पुनः निर्वाचित हुए हैं, जो कि 92 वर्ष की उम्र में राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले व्यक्ति बने हैं। तो दरअसल ऐसे दुनिया के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति हो जाते हैं पॉल बिया। तो अब कैमरून तो दरअसल यह अफ्रीकी देश है, इसकी राजधानी है याओंडे, यहाँ की मुद्रा है फ्रैंक और यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं जोसेफ डिओन नगूटे। और यहाँ पे संसद है द्विसदनीय, जो कि है नेशनल असेंबली, और दूसरा है सीनेट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैमरून। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला सवाल था, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी 31 अक्टूबर। अगला सवाल था, गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी ए और बी दोनों। अगला सवाल था, भारत के प्रवासी सांस्कृतिक महोत्सव प्रवासी परिचय 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी रियाद, सऊदी अरब। अगला सवाल था, हाल ही में किस देश में दिलमुन सभ्यता के 4000 वर्ष पुराने मंदिर की खोज की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी कुवैत। अगला सवाल था, किस राज्य में 76वें जिले के लिए प्रस्ताव लाया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। अगला सवाल था, हाल ही में भारत समुद्री सप्ताह का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए मुंबई। अगला सवाल था, किस देश द्वारा अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनख्वा से अमेरिकी राष्ट्रपति को सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। अगला सवाल था, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के तौर पे किस वर्ष को घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी 2026। अगला सवाल था, डॉक्टर के मातंगी रामकृष्णन किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी सर्जन। और लास्ट क्वेश्चन था, हाल ही में साइबर क्राइम के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए हनोई।